Good morning, beta. Today we will discuss about the last topic of metallurgy, that is refining of metal. क्या बेटा? Refining of metal. ठीक है, या हम इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. Okay, this is the last step of process of metallurgy. बेटा हमने मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सेकंड क्या था? कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. Third step is reduction of metal oxide to get metal. The metal which are obtained by the extraction are not very pure, so we have to do refining of metals. Because metals are contaminated with impurities, so we try to remove them. Okay, मैंने क्या बताया? मैंने कहा metals which are obtained by the extraction are not very pure, so we have to do refining of metal. हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. बिकॉज मेटल्स आर contaminated with impurities, so we try to remove them. Okay, it is all about refining of metal. There are various process by which we can do refining. Okay, first is beta distillation. देखो डिस्टिलेशन क्या होगा? इट विल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल. डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ impurity and metal. Okay, there will be difference in the boiling point of impurity and metal. Beta we will take round bottom flask. हमने क्या लिया? हमने round bottom flask ली. This is the round bottle flask. ठीक है, इसको हमने रखा बेटा स्टैंड. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है बेटा? राउंड बोतल फ्लास्क में हमने अपना मेटल डाल रखा है. ठीक है, अब बेटा देखो जो मेटल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हम इसको हीट करेंगे. तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी होंगी, आर रिमूव्ड. लो बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी? रिमूव. और हमें इसके अंदर ये क्या मिल जाएगा? हायर बॉइलिंग पॉइंट मेटल. इट इज़ प्रेजेंट इन डिस्टिलेट. ये हमें किस में मिल जाएगा? डिस्टिलेट में. देखो बेटा हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको हीट किया, तो इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा? एस्केप डाउन. और हमें क्या मिल जाएगा? हायर बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स मिल जाएंगे. ठीक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेट हमें यहाँ से मिल जाएगा. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल. एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिंक एंड मरकरी. ओके,
पता चला प्रिंसिपल क्या है डिस्टिलेशन का, इट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल, ओके, एंड इट विल एप्लीकेबल फॉर जिंक एंड मरकरी। सेकेंड प्रोसेस हम पढ़ेंगे बेटा लिक्वेशन। क्या? लिक्वेशन। इट विल डिपेंड ऑन द difference in melting point of impurity and the metal. Liquation, it is based on the difference in melting point of impurity and the metal, ठीक है। Here metals have low melting point। देखो बेटा हम यहाँ पे हीटेड स्लोपिंग सरफेस लेंगे, वी विल टेक हीटेड स्लोपिंग सरफेस, गरम स्लोपिंग सरफेस हमने लिया, ठीक है। यहाँ से हमने हॉट मेटल को डाला, क्या डाला? हॉट मेटल। बेटा इस मेटल के अंदर इम्प्योरिटी भी है, क्या है? इम्प्योरिटी। जैसे ये मानो हमने लिया ए और बी, एक ये तो इम्प्योरिटी है और ये हमारे पास मेटल है, क्या है? मेटल, और ये क्या है? इम्प्योरिटी। अब मैंने कहा कि हमने यहाँ से इसको इसके अंदर डाला, तो बेटा इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये जैसे हीटिंग स्लोपिंग सरफेस में आएगा दिस मेटल विल मेल्टेड, क्या हो जाएगा? मेल्टेड, मीन्स दिस मेटल टर्न्स इनटू लिक्विड, ठीक है। एंड द अदर सब्सटेंस हैविंग high melting point does not comes out। क्लियर हुआ? लिक्वेशन बेटा डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट में है, ये यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर टिन। किसके लिए यूज़ होगा? टिन। तो मैंने कहा ए और बी हमारे पास मेटल है, टिन, ए इसके अंदर इम्प्योरिटी, हमने जैसे ही डाला मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरी है इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है दे विल नॉट मेल्ट। इन दिस वे वी कैन प्यूरिफाई द टिन मेटल। ओके, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड इज electrolytic refining. You will study it about in 10th class also. Third method of refining is electrolytic refining. Electrolytic refining में क्या होगा बेटा? देखो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, एनोड पे हम लेते हैं इम्प्योर मेटल, एनोड पे इम्प्योर मेटल, और कैथोड पे लेते हैं हम प्योर मेटल। फिर हम लेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ द सेम। ये हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने पढ़ ली, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम वही है। देखो हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है बेटा, इनको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। ये हमारा टर्मिनल होगा एनोड पॉजिटिव, ये कैथोड नेगेटिव, ठीक है। एनोड पे हम क्या लेंगे? इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर मेटल है, और कैथोड पे क्या लेंगे? प्योर मेटल, और उसी मेटल का हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तब देखो बेटा एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड पे, और उसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर।
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे बेटा हमारे पास Cu है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट विल कन्वर्टेड टू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ से कॉपर 2 प्लस कहाँ आएगा? कॉपर 2 प्लस आएगा, कहाँ आएगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। फिर देखो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होगा Cu में, देन दिस कॉपर विल डिपोजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड पे क्या हो जाएगा? डिपोजिटेड। तो धीरे धीरे एनोड बिकम्स थिन, एनोड क्या हो जाएगा? थिन, एंड कैथोड बिकम्स थिक। कैथोड क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, और एनोड थिन हो जाएगा। ओके, एंड द impurities आर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ एनोड। impurities are settled at the bottom of anode, which is known as anode mud। ठीक है, impurities will settled in the bottom of anode which is known as anode mud। क्वेश्चन है एनोड मड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? इट विल कंटेन सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। These are the elements which are present in anode mud। Okay, क्लियर हुआ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बेटा? इम्प्योर मेटल एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड पे, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे Cu कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu2 प्लस सोल्यूशन में ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो धीरे धीरे कैथोड का मास इंक्रीज, एनोड का मास डिक्रीज। जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड विच कंटेन्स सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ओके, नेक्स्ट मेथड इज जोन रिफाइनिंग। बेटा बोर्ड में यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आते हैं रिफाइनिंग से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका तुम्हें एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और किसके लिए अप्लाई करते हैं ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल किस बात पे डिपेंड करता है? जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल कहता है इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। प्रिंसिपल क्या कहता है जोन रिफाइनिंग का? इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन molten state। impurities are more soluble in molten state rather than solid। okay, impurities are more soluble in a molten state rather than in a solid। तो बेटा देखो क्या होगा, हम एक लेंगे बेटा चैम्बर, ध्यान से समझना, ये हमारा चैम्बर है, ठीक है। एक हमने लिया चैम्बर, इस चैम्बर में हमने लिया बेटा इम्प्योर मेटल। क्या लिया? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अभी। यहाँ हम लेंगे सर्कुलर मोबाइल हीटर। दीज आर सर्कुलर हीटर। ये हमारे क्या है बेटा? ये है सर्कुलर हीटर, ठीक है। इनको हम इंडक्शन कॉइल हीटर बोलेंगे, इंडक्शन कॉइल हीटर। एंड दे आर मोबाइल। ये कैसे है बेटा? मोबाइल है, ये यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा बेटा? इम्प्योर मेटल था, इसके अंदर इम्प्योरिटी है। क्या है? इम्प्योरिटी है। तो हमें इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। ओके, देखो बेटा मैंने ये कहा, यहाँ समझो, ध्यान से समझना बेटा, डायग्राम यहीं पे रहेगा। मैंने कहा हमारे पास क्या है? मेटल है। मेटल किस में है? सॉलिड में। और इस मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। क्या है? इम्प्योरिटीज। तो हम इस मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं? इस मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। मेटल शुड बी कन्वर्टेड टू मोल्टन स्टेट।
Why this metal is converted to molten state beta? Because then impurities are more soluble in it. Because impurities are more soluble in molten state as compared to solid state. ठीक है, क्योंकि बेटा देखो मेटल सॉलिड था तो इम्प्योरिटी उसमें डिजोल्व नहीं हो रही थी, तो हमने उसको कन्वर्ट किया मोल्टन स्टेट में. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे ये मोबाइल हीटर है हमारे पास, इंडक्शन कॉइल हीटर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये क्या था हमारे पास, इम्प्योर मेटल. हाँ, तो क्या होगा बेटा कि जो इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे जैसे ये मूव करेगा मेटल हमारा क्या होता रहेगा बेटा, मोल्ट होता रहेगा, मीन्स मेल्ट होता रहेगा. तो धीरे धीरे जो भी हमारी मतलब कि प्योर मेटल तो पीछे जाता रहेगा. यहाँ पे आ गई इम्प्योरिटीज़ मोल्टन स्टेट में मोर सोल्यूबल. फिर ये हीटर और मूव किया तो ये और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गई, फिर और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी. तो सारी इम्प्योरिटीज़ मानो यहाँ के सेटल्ड हो गई. फिर हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, कट ऑफ. क्या कर देंगे, कट ऑफ. तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल. मैंने कहा when this heater moves in forward direction then metal, जो मेटल इम्प्योर था अब वो बेटा आगे आगे घूम चला गया. तो आगे वाला मेटल क्या हो गया, मोल्ट हो गया, मेल्ट हो गया. लेकिन पीछे वाला क्या होने लग जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा. क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद वो तब क्रिस्टल बना लेगा. तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल. क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल. एंड इम्प्योरिटीज आर सोल्यूबल इन, इम्प्योरिटीज किस में सोल्यूबल हो जाएंगी, मोल्टन जोन में. किस में सोल्यूबल हो जाएगी, मोल्टन जोन में. Then all the impurities are present in molten zone. When it goes to the last, then it cuts off. इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे. तो हमें सिर्फ ये क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा. Okay, and this method of zone refining is used for semiconductors. It is used to refine सेमीकंडक्टर्स के प्यूरिफिकेशन में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एट्सेट्रा. ओके, देखो फिर से बता रही हूँ बेटा, जोन रिफाइनिंग. द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन रेदर देन इन सॉलिड. तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल था, तो जैसे जैसे ये हीटर आगे मूव कर रहा है तो बेटा इम्प्योरिटी भी मोल्टन जोन के साथ साथ आगे मूव करेगी. तो पीछे प्योर मेटल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टल बना लेगा. तो कैसा हो जाएगा, 100% प्योर. जैसे ये इंडक्शन कॉइल आगे जाएगा तो मोल्टन जोन भी सरकता जाएगा. जैसे ही मोल्टन जोन लास्ट में पहुंच गया, इस मोल्टन जोन के अंदर इम्प्योरिटीज़ है तो इसको हम क्या कर देंगे, कट ऑफ. तो यहाँ से हमने इम्प्योरिटीज़ को कट ऑफ कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा. एंड दिस मेथड इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ semiconductors like boron, silicon, germanium, gallium, indium and thallium. Okay, next method of refining is vapor phase refining. बेटा ये सारे इम्पोर्टेंट है, इनके प्रिंसिपल और किस मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस लगेगा, वेपर फेज रिफाइनिंग. तो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले जो तुम्हारे पास मेटल दिया होगा, कैसा मेटल होगा, इम्प्योर मेटल. इट विल बी कन्वर्टेड टू वोलेटाइल कंपाउंड. ओके, तो हम क्या कहेंगे, मेटल इज कन्वर्टेड टू ए वोलेटाइल कंपाउंड. ठीक है, हमारे पास मेटल है, अभी उसके अंदर इम्प्योरिटी भी है, उसको हम किस में कन्वर्ट kरेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड. वोलेटाइल मीन्स बेटा विच अंडरगो सब्लिमेशन इजीली, विच अंडरगो सब्लिमेशन इजीली. ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, मेटल इज कन्वर्टेड टू वोलेटाइल कंपाउंड. दूसरे स्टेप में क्या होगा, द volatile compound is decomposed to recover the metal. उस volatile compound को क्या करेंगे, डिकम्पोज टू रिकवर द मेटल. ओके, तो प्रिंसिपल समझ आया, क्या बताया बेटा, सबसे पहले मेटल कन्वर्ट होगा वोलेटाइल कंपाउंड में. ठीक है,
किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके। दूसरे स्टेप में वो वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज करके हमें क्या देगा, प्योर मेटल। जैसे देखो बेटा, यहाँ हम दो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मोन्स प्रोसेस, फर्स्ट इज ए मोन्स प्रोसेस, सेकेंड इज वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो इसमें यही प्रिंसिपल लगेगा, पहले मेटल वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा, दूसरे स्टेप में वो वोलेटाइल कंपाउंड टूट के हमें क्या देगा, प्योर मेटल। तो मोन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। मोन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, while one Arkell method is used for purification of zirconium, hafnium and titanium। ठीक है, और मोन्स प्रोसेस निकल के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें मोन्स प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। मोन्स प्रोसेस में निकल का प्यूरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिएक्ट्स विद ए रिएजेंट CO। तो व्हाट इज द रोल ऑफ CO? CO इज द रिएजेंट विच कन्वर्ट्स द मेटल इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। इट रिएक्ट्स विद CO at a temperature of 330 to 350 Kelvin and forms the volatile compound। क्या बना दिया, volatile compound। ओके, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज होगा एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 450 to 470 केल्विन टू गिव प्योर मेटल प्लस CO। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्योर निकल। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज मोन्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, मोन्स प्रोसेस। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक है, सेकंड इज वैन आर्कल process। It is used for purification of zirconium, hafnium and titanium। तो बेटा zirconium है, it will reacts with iodine। When we heat it, it will forms volatile compound ZrI4। Second step में क्या होगा, when this ZrI4 is heated at a temperature of 1800 Kelvin in tungsten filament, that it gives us Zr plus 2I2। तो दिस zirconium is प्योर। ये कैसा होगा, प्योर होगा। ठीक है, इस वे से हम बेटा इसके अंदर जो डिजोल्व इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा की, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या हैं फॉर ए कंपाउंड टू प्योरीफाई बाय vapor phase refining? What are the conditions which are necessary that it must be refined by Van Arkel या Mons या vapor phase refining? तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, metal should form volatile compound, metal should form volatile compound with available reagent। मेटल क्या करे, वोलेटाइल कंपाउंड बना दे अवेलेबल रिएजेंट के साथ। दूसरा स्टेप में क्या हो सकता है बेटा, दूसरे स्टेप में क्या हो, दिस वोलेटाइल कंपाउंड गेट decomposed to give pure metal। okay, these are the conditions। Next method of refining is chromatography। नेक्स्ट मेथड क्या होगा बेटा, क्रोमेटोग्राफी। 11th क्लास में पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स मेजरमेंट। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स मेजरमेंट। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होगी,
समथिंग रिलेटेड टू कलर, समथिंग रिलेटेड टू कलर, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। हाँ, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? तो प्रिंसिपल जो है क्रोमेटोग्राफी का, इट विल डिपेंड्स अपॉन एडजॉर्प्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? एडजॉर्प्शन पे। तो प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट components of a mixture, different components of a mixture have different adsorption, different components of a mixture have different adsorption on the adsorbent, yes or no? भाई अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उनका एडजॉर्बेंट पे अलग अलग क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अलग अलग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ मैनी टाइप्स लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, second is thin layer chromatography, thin layer chromatography, paper chromatography, paper chromatography, gas chromatography। okay beta, chromatography technique is of many types like कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट टाइप्स की है। वी विल स्टडी अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हैव टू फेज, इट हैव टू फेज। फर्स्ट इज मोबाइल फेज, फर्स्ट इज मोबाइल फेज एंड सेकेंड इज स्टेशनरी फेज। ठीक है बेटा, इसके अंदर दो फेज होंगी, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज हमारे पास क्या तो लिक्विड होगा या गैस, ये हमारे पास क्या होगा? मोबाइल फेज। और स्टेशनरी फेज मीन्स बेटा इमोबाइल, ये इमोबाइल मीन्स इट विल नॉट मूव। तो इमोबाइल में हम मोस्टली जो लेते हैं वो लेते हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारी क्या होगी? स्टेशनरी फेज होगी। और एक हम क्या लेते हैं? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या होगा? लिक्विड या गैस। ओके, इट ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? यू विल लर्न दैट द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी विल डिपेंड्स अपॉन एडजॉर्प्शन because different components of a mixture have different adsorption on the adsorbent. This chromatography is many types, column chromatography, thin layer chromatography, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होंगी बेटा, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज में क्या लेंगे? लिक्विड या गैस। और स्टेशनरी फेज में क्या होगा हमारा? स्टेशनरी फेज हमारी इमोबाइल होगी एंड इट विल हैव, इमोबाइल होगी। और स्टेशनरी फेज में हम मोस्टली क्या लेते हैं? Al2O3। क्या? Al2O3 एल्यूमिना। बेटा देखो क्या होगा, हम एक थिक ब्यूरेट लेंगे, थिक ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वी विल टेक थिक ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, इट इज ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थिक ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे Al2O3 एल्यूमिना, क्योंकि वो हमारी कैसी फेज है? स्टेशनरी फेज। ठीक है, हमने थिक ब्यूरेट लाइक स्ट्रक्चर लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया बेटा? एल्यूमिना। क्या डाल दिया हमने? एल्यूमिना। ये कैसे वर्क करेगा बेटा? दे एक्ट एज ए बैरियर बिकॉज इट विल ए स्टेशनरी फेज। हमने क्या लिया? Al2O3। तो ये हमारी क्या है? स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। डाइनिंग टेबल पे क्या है? स्टेशनरी फेज। अब यहाँ से देखो बेटा, मैंने कहा कि हमारे पास तीन कंपोनेंट है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए जो है, ए हैव मोर एडजॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज। ध्यान से सुनना, ए हैव मोर एडजॉर्प्शन
ऑन स्टेशनरी फेज, ए का स्टेशनरी फेज पे एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है। एंड सी हैव मोर एड्जॉर्प्शन ऑन मोबाइल फेज, इसका मोबाइल फेज पे ज़्यादा है। और बी इंटरमीडिएट, बेटा बी का क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, टॉप से हमने मिक्सचर डाला, टॉप से हमने क्या डाला, मिक्सचर। वी विल ऐड द मिक्सचर फ्रॉम टॉप। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में क्या होगा बेटा, मिक्सचर फ्रॉम टॉप लिक्विड्स होंगे और इन लिक्विड्स का अलग अलग इल्यूएंट होगा, मीन्स अलग अलग पे ये एडजॉर्ब होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर क्या है, स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिक्विड डाले ए बी सी, तो सी क्या होगा, सी इज हैव मोर एड्जॉर्प्शन ऑन मोबाइल फेज, और यहाँ पे कौन सी फेज है, ऊपर स्टेशनरी फेज ज़्यादा है, यस और नो। तो ए इज मोर एड्जॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज, सी ऑन मोबाइल फेज एंड बी इज इन इंटरमीडिएट। तो हमें यहाँ पे इनके क्या मिल गए, ए बी सी के बैंड्स मिल गए, क्या मिल गए, बैंड्स, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही हम यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, हाँ, तो ये मिक्सचर नीचे आता जाएगा। तो सबसे पहले कौन इल्यूटेड होगा, कौन सेपरेट होगा, सी। तो हम क्या कहेंगे, सी इज इल्यूटेड, सी इज इल्यूटेड फर्स्ट, देन बी एंड देन ए। तो इट ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, मिक्सचर डाला, ए का एड्जॉर्प्शन जो है स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है, सी का मोबाइल फेज में, तो मोबाइल फेज में सी ज़्यादा, फिर बी, फिर ए का किस में, स्टेशनरी फेज में। जैसे जैसे हम मिक्सचर डालते रहेंगे तो ये नीचे आता रहेगा। तो सी इज इल्यूटेड फर्स्ट, देन बी, देन ए। ओके, पेपर में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि what is the principle of chromatography. You will write that the principle of chromatography will depends upon adsorption, because different substance of mixture have different adsorption on the adsorbent. बेटा adsorption के बारे में तुम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके, उसी के ऊपर हमारा क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स की होती है, इंपॉर्टेंट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दो फेज, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। हाँ, स्टेशनरी फेज क्या होती है, लिक्विड या गैस। स्टेशनरी फेज क्या हो गया, एल्यूमिना Al2O3 मोस्टली कैसे काम करता है, स्टेशनरी फेज, मीन्स ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। और दूसरी हमारी होगी मोबाइल फेज, वो क्या होगा, लिक्विड या गैस। ओके बेटा, तुम्हें प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स को बहुत ढंग से पढ़ना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। जैसे यू कहते हैं लिक्वेशन, कहोगे लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस के लिए एग्जांपल टिन, डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग सब्सटेंस जिंक और मरकरी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड पे, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। ओके, इट विल अप्लाई फॉर कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट इज जोन फेज रिफाइनिंग, क्या प्रिंसिपल